राइट सर? जी ओके, सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस हवाले से कि राइट नाउ स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी से उनके एनरोलमेंट्स के इश्यूज चल रहे हैं और एयरपोर्ट क्लियरेंस के इश्यूज चल रहे हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि बजाय हर स्टूडेंट को हम अलग अलग इंडिविजुअली ये बात समझाते रहे कि एयरपोर्ट पे कौन से पॉसिबल क्वेश्चन है जो पूछ नहीं सकते हैं और एनरोलमेंट्स के वाले से उन्हें क्या करना चाहिए और कब करनी चाहिए, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं ये एक ऑनलाइन सेशन करूं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ना वन गो में डिटेल जो है वो गाइड कर दूं। मीन वाइल इसके साथ साथ जो है हमारे जो है काउंसलर्स और एजेंट्स, ये उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है ताकि अगर स्टूडेंट्स उनसे इस बारे में क्वेश्चंस पूछें तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि कौन से जो है इसके रेलिवेंट आंसर्स बनते हैं। तो इस सिलसिले में भी जो है ना वो सॉरी फॉर द डिले कि इवेंट लेट शुरू हुआ और अभी जो है वो मज़ीद व्यूअर्स आ रहे हैं। जब तक ये मज़ीद व्यूअर्स आते हैं तो मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा और सॉरी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और थोड़ा सा और इंतज़ार करके व्यूअर्स जो है ना अभी बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो व्यूअर्स को आने दें। अभी हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। मीन वाइल जो है जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है ना अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें ताकि हर क्लाइंट के क्वेश्चन इंडिविजुअल होंगे। ये जो है बेसिकली मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिस जो कि सब के लिए होगी यूजफुल, और ये लेटर ऑन जो बाद में भी वीडियो देखेगा ये उसके लिए भी यूजफुल होगी। लेकिन ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, केस टू केस सिनेरियो टू सिनेरियो इसमें कोई डिफरेंस आ सकता है। सो जो आप लोगों के अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस है ना वो आप अपने नोट डाउन करें और उन इंडिविजुअल क्वेश्चंस को मैं अलग से आंसर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसमें कोई पार्टिकुलर जो आपका केस है उस हवाले से आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो अभी जो है वो हम इसको बस अभी शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस पे ना मैं अभी अपनी जो है ना वो टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ ताकि जो भी लोग जो है वो इसमें अब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो उसको साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। और सॉरी फॉर डिले अगेन। और मैं जो है ना अब इसको फॉर्मली शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे दो चीज़ों को जो राइट नाउ इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर 2023 इंटेक के हवाले से। और इसमें हम ये करेंगे कि एयरपोर्ट पे कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और कौन सी जो है वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है जो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। और दूसरा हम इसमें एनरोलमेंट्स के हवाले से करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो अपने आप नोट रखें। क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो आपके स्पेसिफिक केस से रेलिवेंट होंगे जो कि आप ये आपको सही यूजफुली वो आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो जनरल करूंगा जो कि ओवरऑल 90% 80% मैच करेगी आपके केस के साथ। बट मे भी फिर भी पॉसिबल है कि समटाइम कुछ ऐसे को 10% चीज़ें कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हों कि जो आपके रेलिवेंट ना हो। सो आप लोगों को जो है वो इस पे अपने क्वेश्चन खुद नोट करने चाहिए और अपने क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि आपको 100% आपको एग्जैक्ट जो है ना वो सिनेरियो समझ आ जाए कि आपको क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती और क्या नहीं हो सकती। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब जो है आपके एयरपोर्ट क्लियरेंस में जो है आपके डिपार्चर के हवाले से। जब आप डिपार्चर शुरू करेंगे तो आपको जो है वो इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप वेल इन टाइम जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे मिनिमम 3 आवर्स बिफोर आपको पहुंचना होता है अपने बोर्डिंग टाइम से। आप कोशिश करें कि उससे भी कोई आधा घंटा घंटा पहले पहुंच जाए ताकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कोई व्हीकल का ख़राब होना या कोई भी और अदरवाइज सर्कमस्टांसेस जो है ना वो आ सकते हैं पेश, लिहाजा आपने अपना टाइम को मैनेज करें। दूसरी बात यह है कि आप अपना जो है वेट लगेज को मैनेज करें। समटाइम स्टूडेंट जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ते, आपके टिकट के ऊपर आपकी एयरलाइन इंस्ट्रक्शन दी होती हैं
कि आपने कितना वेट लेके आना है, और उसके साथ साथ सम टाइम लगेज के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन होती है कि आप एक आइटम रख सकते हैं, या आप 2 रख सकते हैं, या आप 4 रख सकते हैं, जितने भी रख सकते हैं। आपका अगर वेट जो है उसी रेंज में है तो आप लोगों का जो है वो आइटम्स भी उसी रेंज उसी क्वांटिटी में होनी चाहिए जो कि आपकी टिकट पे आपकी एयरलाइन इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक एयरपोर्ट पे अनऑथोराइज्ड और इलीगल कंसिडर होती हैं, जबकि दूसरे एयरपोर्ट पे वो इलीगल नहीं कंसिडर होती। सो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ऐसे स्टफ नहीं लेके आए कि जो आपको थोड़े से ट्रबल में डाल सके, ठीक है ना। आप ऐसे स्टफ से अवॉइड करें कि वो स्टफ आप साथ ना रखें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज में सीड के हवाले से बहुत सारे ट्रबल है, उसमें जो है वायरस आ जाता है। वो बज़ाहिर आम सी चीजें होती हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट वाले क्लियर नहीं करने देते। वो कहता है आपका जो है आने में तो एक जगह से डिपार्चर होगा, लेकिन जहाँ पे आप एंट्री क्लियर से नहीं है वहां पे आपको रोक लेंगे, वहां पे रोक लेंगे, इट मींस आपके एक्स्ट्रा ट्रबल क्रिएट होगी। और समटाइम्स स्टूडेंट उस सिचुएशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, वो कम्युनिकेशन में उसे कन्विंस नहीं कर पाता, गाइड नहीं कर पाता, तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। सो इसके लिए आई सजेस्ट, क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम अराइवल है, आपसे ऑलरेडी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होने हैं, सो आप इन चीजों से अवॉइड ही करें। तीसरी बात होती है कोई भी इररेलेवेंट स्टफ जो है ना, या किसी और दूसरे लोगों की जो चीजें हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। आपने उन चीजों को नहीं करना ताकि किसी का इलीगल अनऑथोराइज्ड मटेरियल जो है वो आपके साथ जो है ना वो मुंसलिक ना हो जाए, आपके साथ रेलिवेंसी ना बन जाए कि उसके भी जवाब आपको देने पड़े और देन आपके पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि वो आपका स्टफ है ही नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इसमें आपके पास अपना पासपोर्ट, टिकट, ऑफर लेटर या अनकंडीशनल लेटर, कैश लेटर, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप जो है वो डिपेंडेंट वीजे के हैं, आपके साथ डिपेंडेंट्स भी हैं, तो आपके डिपेंडेंट्स के फिर जो है बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके स्पाउस का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एफआरसी, ये एडिशनल चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। बेहतर है कि आप इन सब के प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। अगर आप प्रिंट नहीं है तो एटलीस्ट आपके मोबाइल में सॉफ्ट कापियां इजीली एक्सेसिबल जगह पे पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपका वक्त कम से कम खर्च हो। जितनी ज्यादा आप काउंटर पे खड़े होंगे उतनी आपको बार बार ज्यादा क्वेश्चन देने पड़ेंगे। क्विकली आप चीजें देते रहेंगे, आप काम जो है पॉसिबल होता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के वाले से मैं दोहरा देता हूँ कि आपका पासपोर्ट, टिकट, ऑफर लेटर या अनकंडीशनल लेटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एमआरसी, ठीक है, या और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने ड्यूरिंग योर प्रोसेस जो है वो दिया, लेट्स सपोज कोई एक्सपीरियंस लेटर है या कोई और ऐसी चीज जो है आपने दी है, वो आपने सारी की सारी चीजें और कापियां अपने पास रखनी है, ठीक है। तो ये जो है वो डिपार्चर के हवाले पे भी ये चेक की जा सकती है, अराइवल पे भी चेक की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह जो है अब आपके साथ एयरपोर्ट पे कौन से पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा, आपका नाम पूछा जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है। ये आपसे चीजें जो है वो बुनियादी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन वो पूछी जा सकती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ठीक है। और आपका जो है वो डेस्टिनेशन, कि आप किस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, यानी कि जब आप डिपार्चर पे हैं तो आप किस फ्लाइट के लिए जाना चाह रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, किस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। फ्लाइट का नंबर होता है जो आपकी टिकट के ऊपर लिखा होता है, आपको अपनी फ्लाइट्स का नंबर, एयरलाइन का नंबर, अपने जो है वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जो है वो दरमियान में कनेक्टिंग एयरपोर्ट है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपकी फ्लाइट जो है वो जनाब दुबई से चेंज होकर मैनचेस्टर पहुंचेगी या दुबई से चेंज होकर लंदन पहुंचेगी, जिस भी एयरपोर्ट पे आ रही है, तो आपको उसका सारा रूट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनमें जनाब जो है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, ठीक है, यानी कि उसका एड्रेस क्या है, यूनिवर्सिटी का जो है वहां पे कोई कांटेक्ट पर्सन आपके साथ राब्ते में है, जैसा कि जो कि आपका जो है डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए, आपका जो है वो कोई भी कंसर्न एनरोलमेंट से रिलेटेड बंदा होना चाहिए, या आपके कोर्स का कोई टीचर होना चाहिए, प्रोफेसर, सुपरवाइजर, कोई ऐसा को जो है आपका किसी के साथ कांटेक्ट रिलेशन होना चाहिए, जो आमतौर पे आपके एडमिशन लेटर के नीचे भी लिखे होते हैं। और अगर नहीं भी आपको मिल रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अपने कोर्स की वेबसाइट पे जाएं, अपने कोर्स पे जाएं, कोर्स के नीचे जो रेलिवेंट जो है आपके सब्जेक्ट टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स और आपके डिपार्टमेंट के हेड्स और तमाम रेलिवेंट लोगों के ईमेल, नाम और डेजिग्नेशन दिए होते हैं। और ये आपको मिनिमम जो है ना वो 1 पर्सन का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं भी हो तो नो प्रॉब्लम, बट यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर, आपको उसका नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना
वो आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि आपने किस बंदे या बंदी से वो जो है कांटेक्ट करना है या ऑन अराइवल, ताकि एयरपोर्ट पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मजीद जो है वो आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, आपका कोर्स स्टार्ट कब होगा और कोर्स एंड कब होगा, ठीक है, और कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं, ये भी आपको थोड़े से ज़हन में रखने चाहिए। हमें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं, बट स्टूडेंट को थोड़ा सा फिर भी जो है ना वो माइंड में रखना चाहिए कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो उससे पूछे, उनको रिफ्रेश कर लेना चाहिए चीज़ों को, और थोड़ा सा ना वो ऐसा ना हो कि पजल हो जाए या कंफ्यूज हो जाए कि वो सही आंसर ना दे पाए। अगर सही आंसर नहीं दे पाएगा तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल, और बड़ी ट्रबल हो जाएगी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स अगर अपने आप को ज़हनी तौर पे सारी चीज़ों के लिए रिफ्रेश रखिए। ये आपको बता दूं मैं यहाँ पे चलते चलते सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक रूटीन में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें पहले 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो और पूछेंगे, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा 2-3 क्वेश्चन आमतौर पर और पूछे जाते हैं। लेकिन समटाइम जब स्टूडेंट को जवाब नहीं दे पाते, या कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, जब अपना एडमिशन लेटर दे दें, कैश लेटर दे दें, फीस जमा करवाई थी, फीस स्लिप भी, हाँ डॉक्यूमेंट्स में आप फीस स्लिप भी जो है वो भी अपने पास रखें। तो ये जो चीज़ें हैं ना आप इनको साथ साथ अपनी सारी चीज़ें साथ रखेंगे। बस कोई भी 2-3-4 क्वेश्चन पूछेगा, सारे नहीं पूछने, लेकिन आपको पता सबको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके वही 1-2 जो 3 क्वेश्चन पूछे जवाब दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, आपकी एयरपोर्ट क्लियरेंस फिनिश। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे फिर वो फर्दर क्वेश्चन पूछने शुरू कर देगा, फिर और क्वेश्चन, और अगर आप उन्हें 8-10 क्वेश्चन में जवाब नहीं दे सके तो वो फिर आपको साइड पे बिठा लेंगे, आपको स्पेशल इंटरव्यू रूम में ले जाएंगे, और वहाँ पे इंटरव्यू रूम में फिर आपका डिटेल इंटरव्यू करने के लिए अलग ऑफिसर आएगा, और वो फिर एक नया काम खुल जाएगा। इट मीन्स कि अब आपका डिटेल इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जो कि बहुत बुरी बात है। और डिटेल इंटरव्यू में जो है मेरा ये नहीं ख्याल, ना ये ऐसा तजर्बा है कि डिटेल इंटरव्यू में जो है लेस देन 1% स्टूडेंट क्लियर करते हैं, क्योंकि वो ही कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसका जवाब नहीं दे पाते, वरना 99% स्टूडेंट वहां पे जाके जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पहले काउंटर पे 2-4 सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो अगले डिटेल इंटरव्यू तो क्वेश्चन भी और ज्यादा होंगे। और अनफॉर्चुनेटली बाद का स्टूडेंट के पास आंसर होते भी हैं, बट वो इंग्लिश में अपना आंसर मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, तो ये भी ट्रबल हो जाते। सो कुछ अपने आप को ज़हनी तौर पे सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रखें, लेकिन रिलैक्स रहें। क्वेश्चन आपसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन के अलावा रेलिवेंट क्वेश्चन 2-3 ही पूछे जाएंगे फर्स्ट फेज में। कोर्स की फीस क्या है और आपने कितनी फीस पे की है, फीस स्लिप अगर मांग ले तो फीस स्लिप आपके पास होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह आपको ऑलरेडी बता दिया, डेजिग्नेटेड नंबर वो जो होना चाहिए, आपकी जो है वो एनरोलमेंट डेडलाइन होती है और कोर्स स्टार्ट डेट होती है। अगर आपका कोर्स, जैसा कि इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की कोर्स स्टार्ट डेट 18 सितंबर थी, 25 सितंबर है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज की गुजर चुकी है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके भी जो है कोर्स स्टार्ट डेट भी नहीं शुरू हुई। अब जिनकी कोर्स स्टार्ट डेट शुरू हो चुकी है तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसकी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मगर उसकी एनरोलमेंट डेडलाइन अभी बाकी है। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है वो 6 अक्टूबर एनरोलमेंट डेडलाइन है, कुछ की 10 अक्टूबर एनरोलमेंट डेडलाइन है, किसी की 1 अक्टूबर एनरोलमेंट डेडलाइन है। तो जिस चीज जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट डेडलाइन में और कोर्स स्टार्ट डेट दोनों में फर्क है। ये आपको बिल्कुल वाज़ेह पता होना चाहिए कि यानी कि आप पहुंचे लेट हैं या आ लेट रहे हैं, मगर अभी यूनिवर्सिटी ने आपको एडिशनल टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो है स्पेसिफिक डेट तक एनरोल हो सकते हैं फेस टू फेस क्लासेस के लिए। और ड्यूरिंग दिस अगर आपके इस टेनोर में 25 सितंबर को या 18 सितंबर से क्लास स्टार्ट डेट है और 10 अक्टूबर आपकी एनरोलमेंट की डेडलाइन है, तो ड्यूरिंग दीज डेज अगर वहां पे कोई एक्टिविटीज हुई हैं, आपकी इंडक्शन हो गई है, आपका जनाब जो है वो कोई क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको उनके बारे में भी इल्म होना चाहिए कि आपका टाइम टेबल क्या है और आपकी कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको इनका डिफरेंस और चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए, ठीक है। यूके में आप कितना वक्त स्टे करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन यूके, आपको इस बात का पता होना चाहिए। आपका जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाला डाटा नहीं, आप ड्यूरेशन आपने इसमें ऐड नहीं करना। आपका कोर्स जब भी खत्म होगा उसके बाद आपको 4 माह का एडिशनल वीजा लगा होता है, आपने उससे पहले एग्जिट करना होता है, तो आप उससे पहले की ही डेट बताएंगे। जैसा कि सितंबर 2023 के स्टूडेंट जा रहे हैं तो सितंबर 2024 में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इनके कोर्सेज फिनिश हो जाएंगे। तो इट मीन्स के स्टूडेंट्स के जो वीजे लग रहे हैं वो लग रहे हैं जनवरी 2025 तक।
तब जनवरी 2025 से पहले का मतलब है कि आप कब जो है लीव करेंगे, कब तक स्टे करेंगे, तो इट मीन्स कि आप नवंबर दिसंबर जनवरी जो है उससे पहले पहले नवंबर दिसंबर में जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में जो है वो यूके लीव कर देंगे. सो यू विल स्टे इन यूके अप टू 13 14 एंड मैक्सिमम 15 मंथ्स. कोर्स वीजा एंड से आपने पहले पहले वहां से निकलना है. अगले जो है वो क्वेश्चंस आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड आते हैं. अकोमोडेशन से रिलेटेड आपने अकोमोडेशन कहाँ बुक की है. बेहतरीन काम ये है कि आप जो है वो 2-3 जो है अकोमोडेशन प्रोवाइडर वेबसाइट्स पे चले जाएं. 3-4 वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाए, किसी हॉस्टल से रब्ता करें, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लें. 1-2 ईमेल एविडेंस अपने पास रखें कि मैं फलान जगह पे अकोमोडेशन लूंगी, मैंने पैसे नहीं पे किए, बट मैं ऑन अराइवल जो है ये मैं पेमेंट पे करूंगी. आप भले वहां पे रुके ना रुके ये एक अलग बात है, लेकिन आपने वो कम्युनिकेशन बना के रखें. अगर आप फौरन उसे देंगे तो सेटिस्फाई होगा कि जनाब एयरपोर्ट क्लियरेंस ऑफिसर क्या वाकई वेरी मच क्लियर स्टूडेंट है. और अपने कभी ये नहीं बताना कि मैं किसी दोस्त के पास या फैमिली के पास रहूंगा, क्योंकि ये इलीगल है. ज्यादातर जो है वो अगर आप बताएंगे तो ये आपने उनकी फैमिली उसमें भी बताना होता है वीजा एप्लीकेशन में कि आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड वहां पे रहता है, जो कि वहां पे जवाब दिया होता है नो. ठीक है, अगर आप उसको यस करेंगे तो फिर आपको उनकी भी पूरी तफसील देनी पड़ेगी कि उनके नाम का, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके वीजे का स्टेटस, उनके यहाँ पे यूके का आईडी डॉक्यूमेंट यानी कि उनका पासपोर्ट या भी रेजिडेंट कार्ड का नंबर या जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट है लीगल रहने के लिए, वो फिर सारी के सब की इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ती है. तो दैट्स वाई स्टूडेंट जो है वो 90% यही कहते हैं कि नो रिलेटिव नो फ्रेंड्स इन यूके, क्योंकि रिलेटिव सब होते भी दूर पड़े गए हैं. तो इसलिए आप लोगों ने जो है एयरपोर्ट पे भी अगर आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने जवाब देना है नो. तो इसलिए अगर वो जवाब नो है तो इट मीन्स कि आप उनका स्टे भी नहीं कर सकते. तो अपने स्टे के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के राउंड बोर्ड में कोई अकोमोडेशन एड्रेस बताना है कि मैं फलां जगह पे जाके जो है वो स्टे करूंगा या स्टे करूंगी. ठीक है, तो आपने इसका वही रेलिवेंट पे रहना है, इररेलिवेंट पे नहीं जाना, अदरवाइज ट्रबल क्रिएट हो जाएगी. अच्छा जी, अब जो है आपकी यूनिवर्सिटी का एयरपोर्ट से डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये एक बड़ी ट्रबल हुई है और राइट नाउ एक स्टूडेंट जो है ना वो ऐसे ही हमारा एयरपोर्ट से उसको वापस कर दिया गया है. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसने लंदन की टिकट करवा ली और यूनिवर्सिटी थी उसके लिंकन. अब स्टूडेंट को वहां पे इस बात को ही नहीं जस्टिफाई कर पाया कि वो लंदन क्यों जा रहा है, जबकि लिंकन वाली साइड पे उसको किसी और एयरपोर्ट की टिकट है, लंदन का वहां से काफी डिस्टेंस. सो ऐसी चीजें जो है वो स्टूडेंट को ऑलरेडी जो है पता होनी चाहिए कि मसले इसमें बड़ी आम सी बात है कि टिकट उसको नहीं मिल रही, उसकी क्लास की स्टार्ट डेट आ रही है या क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एनरोलमेंट की डेडलाइन है, बट रेलिवेंट एयरपोर्ट पे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे टिकट नहीं मिल रही, तो फिर क्या करेगा, वो दूर वाले एयरपोर्ट में भी जा सकता है. ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नेचुरल सी बात है, मगर स्टूडेंट को जस्टिफाई करना होता है कि वो उसने टिकट क्यों करवाई है. फिर एयरपोर्ट से अगर वो लंदन हिथरो एयरपोर्ट पे चला गया, उसने लिंकन पहुंचना है, तो उसको ट्रैवल रूट पता होना चाहिए कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा, मैं टैक्सी लूंगा, टैक्सी लेके आगे मैंने किस ट्रेन पे या किस बस पे बैठना है और वो बस से मैं कहाँ जाके आगे पहुंचूंगा. वो बस स्टेशन कहाँ पे है, वो विक्टोरिया में है, वो चोल्टन में है, वो हिथरो बस स्टॉप के पास, हिथरो एयरपोर्ट के नजदीक है. स्टूडेंट को ये सारी की सारी चीजें जो है वो इल्म होनी चाहिए. फिर अपना रूट प्लान कि वो किस रूट से होते हुए कैसे पहुंचेगा अपनी यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है, हाँ एक और यहाँ पे फंड्स के वाले से बात बता दूं कि स्टूडेंट ने, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से पैसे जो है स्टूडेंट ज्यादातर आने से पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में पैसे नहीं निकलते, बैंक से पैसे नहीं होते. तो स्टूडेंट के जो है अगर बैंक में बाद में पैसे नहीं है तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली को दे के आया होता है वहां पे, उसको जो बाद में यहाँ पे वापस यूके पहुंचने होता है किसी न किसी रूट के थ्रू, तो उन्हें जो है ये बात पता होनी चाहिए. और एयरपोर्ट वगैरह ये इस क्वेश्चन पे पूछ लें तो आपको बताना होता है कि वो पैसे मैं निकलवा के छोड़ आया हूँ अपने फैमिली के पास, जो कि जब आप यूके पहुंचेंगे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहां से बाद में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली जब आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं दैट टाइम आपके बैंक में पैसे नहीं होते. तो ये भी जो है वो सम टाइम ट्रबल हो जाती है. तो इसलिए अपने फंड्स के हवाले से भी जो है ये बात ध्यान में रखना. मजीद अगर आप लोगों को फिर भी इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस हों तो मैं जो है वो अपने यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को इस पर कोई और भी बात करनी हो तो आप मुझे वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कॉल कर दें, और मैं उनके कोशिश करूंगा जवाब देने की. या आप अपने रेलिवेंट जो है ना काउंसलर से भी बेहतरीन काम यह है कि अपने रेलिवेंट काउंसलर से पूछे. ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ पाकिस्तान वाला, इसके ऊपर मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है. ठीक है, और दूसरा मैं जो है वो यूके वाला नंबर भी लिख देता हूँ, इस पे जो है फिर अगर कॉल करें तो यूके वाले नंबर पे कर सकते हैं.
ठीक है जी। तो अभी जो है ये मैंने क्वेश्चंस जो है लिख दिए हैं। मोबाइल नंबर मज़ीद आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनकी कोशिश करूंगा जवाब देने की। किस टाइम आप फ्री होते हैं? फ्री होने के लिए जी कोई सच कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, बस काम ही करते हैं। तो बल्कि दिन में जो 24 घंटों में से 16 से 18 घंटे काम करते हैं। तो आप कोशिश करें कि कॉल करें। मैं ज़्यादातर जो है कोशिश करता हूँ कि कॉल इमीडिएटली पिक कर लूँ, और या मैसेज कर दें। बट यह कि मैसेज ज़्यादातर देखे नहीं जाते। अभी भी इनबॉक्स में कोई 11,000 से ज़्यादा मैसेज जो है वो पढ़ने वाले हैं जिनका जवाब ही नहीं दे सके। तो आप कॉल करें, मैं कोशिश करूँगा कॉल करके आपकी बात करना सुन के फौरी तौर पर जवाब दे सकूँ। हाँ, कैश इन हैंड, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी मियाँ असर साहब ने कि कैश इन हैंड कितना। कैश इन हैंड आपके पास जो है ना वो लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के $10,000 जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप जो इसके अंदर अंदर जो लिमिट वो कैश लेके आना चाह रहे हैं तो ला सकते हैं। बट जो है कि मिनिमम आपके पास 1,000 जो है वो राउंड अबाउट 500-700,000 यूरो पाउंड तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, हाँ देखें, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अशी भट्ट के आपका अगर जो है ना यूनिवर्सिटी बर्मिंघम है और मैनचेस्टर आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपन ये बताएंगे ना कि मुझे बर्मिंघम की जो है वो टिकट नहीं अवेलेबल थी जबकि मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। सो दैट्स वाई जो है मैंने मैनचेस्टर की ही टिकट ले ली, यही मेरे पास फर्स्ट अवेलेबल थी और मैं उसी पे आ गई हूँ। तो इसका ये रीजनेबल जवाब है। बट आपको जो है फिर इन एडिशन ये पता होना चाहिए कि आप जनाब जो है वो मैनचेस्टर से बर्मिंघम अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचेंगे, कौन सी टिकट लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है या बस लेनी है, वो बस कहाँ पे मिलेगी। मैनचेस्टर में यहाँ पे चोल्टन है बस स्टेशन, विक्टोरिया जो है वो इसका है ट्रेन स्टेशन। ठीक है। चोल्टन से जो नेशनल बसेस चलती हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, और विक्टोरिया जो है वो नेशनल ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये गूगल पे आप आराम से सर्च करें, गूगल पे पूरा प्लान आ जाता है कि जनाब आपका ये ट्रेन है, यहाँ से आप जिस जगह पे एयरपोर्ट से उतरेंगी वहाँ से आप कैसे जो है ट्रेन स्टेशन तक पहुँचेंगी या बस स्टॉप तक पहुँचेंगी, बस स्टॉप का कितना डिस्टेंस है, दरमियान में कौन कौन से बस हैं, वो बस का या ट्राम का नंबर या नेम कौन सा है। ठीक है। वो पूरी तफसील आ रही होती है, अगर अपने गूगल मैप पे चेक करेंगे ना पूरी तफसील आ रही होती है। अब बस उसको ध्यान से पढ़े, नोट करके जीन बना के आए। अच्छा जी, व्हाट अबाउट BRP? हाँ, BRP कार्ड जो है वो डेफिनेटली जो है ना वो, हाँ ये भी बड़ी कहाँ बात है कि BRP कार्ड जो है वो ज़्यादातर आप कोशिश करें पोस्ट ऑफिस में मंगवा लें, क्योंकि स्टूडेंट के पास अकोमोडेशन पहले बुक नहीं होती, ज़्यादातर अकोमोडेशन यहाँ पे आके बुक करनी होती है, लेनी होती है स्टूडेंट्स ने। अब यूनिवर्सिटी के जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे हमेशा अपने जो है ना BRP कार्ड डिलीवरी के लिए ऑप्शन रखें। ऐसी गलती कभी नहीं करते कि जनाब अगर किसी का कोई रिलेटिव बैठा है मैनचेस्टर में और स्टूडेंट ने जाना है बर्मिंघम और वो कहे जी का कोई बारे में मैनचेस्टर में अपने जो है वो रिलेटिव के घर में मंगवा लेता हूँ BRP कार्ड, इसके ऊपर ट्रबल हो सकती है। इसके ऊपर आपकी इंटेंशन जो है ना वो गलत हो सकती है। वो कहेगा जी अपने बर्मिंघम में मैनचेस्टर में क्यों मंगवाया, यूनिवर्सिटी तो आपकी जो है बर्मिंघम में है। तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि मेरे रिलेटिव नहीं है या मेरा फ्रेंड नहीं है, या तो वहाँ पे भी यस करें और फिर आप अपने रिलेटिव के घर का एड्रेस दे दीजिए कि मेरे पास यहाँ पे अकोमोडेशन फिलहाल नहीं थी। सो दैट्स वाई मैं समझता हूँ कि मेरे जो है कार्ड को अपने रिलेटिव के घर में डिलीवर करवा लेना चाहिए, और बाद में जब मैं पहुंचूंगा तो अपनी वहां से, ताकि मेरी ना पोस्ट जो है वो कहीं मिस ना हो जाए। अकोमोडेशन देखिए भले आपके रिलेटिव बुक करेंगे तो कोई मसला नहीं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना। ये चौधरी तैयब का क्वेश्चन है कि जनाब अकोमोडेशन मेरे रिलेटिव बुक करेंगे तो कोई मसला नहीं, रिलेटिव बुक कर दें। बट आपको पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन कैसे बुक हुई, और बेहतरीन काम ये है कि आप उसके साथ जो अकोमोडेशन कम्युनिकेशन है ना, एक तो वो ईमेल, ये अपनी ईमेल उन्हें दे दें कि आपकी ईमेल से उनके साथ बात कर लें, ताकि जो कम्युनिकेशन ईमेल पे करनी है वो आपकी ईमेल यूज़ करें। तो आपके पास एविडेंस बन जाएगा कि वो खुद उनके साथ कम्युनिकेशन करें। उसका कोई ना कोई प्रूफ अपने पास रखें।
बट यही बात फिर आ जाएगी कि आप या तो बता के हैं कि जी मेरा रिलेटिव नहीं है, अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर अकोमोडेशन किसने बुक की है, फिर आप अपने बिहाफ पे अकोमोडेशन बुक करवा लें अपने रिलेटिव से। और अगर मैं बताया कि यस मेरे रिलेटिव हैं तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, फिर आप डेफिनेटली बता देंगे जी मेरे रिलेटिव है उन्होंने बुक करवा दिया। बट वो इन्फॉर्मेशन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी दी होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन में नो लिख दें, एयरपोर्ट पे कह दें कोई रिलेटिव नहीं है या फ्रेंड नहीं है, या ये कह दें कि वीज़ा एप्लीकेशन में नो लिखा था, यहाँ पे कह दें कि जनाब अकोमोडेशन करवाई रिलेटिव ने बुक है, तो फिर ट्रबल क्रिएट हो सकती है। ये फिर इलियास खान का क्वेश्चन है जी, मेरे तो दोस्त के पास रहना है, आगे कुछ और भी लिखा है। देखिए आपने पहले दोस्त के पास रहना है, वो सारी बातें हैं बाद की, लेकिन एयरपोर्ट क्लियरेंस पे आपने जो है अपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस क्रिएट करके रखे अपनी यूनिवर्सिटी के पास कि आपने कोई बुकिंग करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, किसी से राब्ते में है, वो आप अपने पास मेंटेन रखें। बाकी रहना है नहीं रहना वो बाद की बात है, फिलहाल तो हम एयरपोर्ट क्लियरेंस पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन वो चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बेसिकली ये क्वेश्चन तो दो चार ही उन्होंने पूछने हैं आपसे, और आपको बस उनके अगर जवाब दे देंगे तो नो प्रॉब्लम, और अगर आप किसी भी जगह पर रुक गए तो फिर आगे डिटेल बात शुरू हो जाएगी। यही जो है उस ट्रबल से बचने के लिए आपको मैं ये सारा लंबा जो है ना बहुत सारी बातें बता दी। कोशिश करें सब पे अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करके लेके, और जिसको किसी बात की समझ ना आए आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझे आप दोबारा जो है ना वो कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, या किसी भी काउंसलर से पूछ लें जो आपका रेलिवेंट है उससे पूछ लें, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो जल्दी फ़ोन उठा लेगा, मुझे थोड़ी ट्रबल होती है। सर मेरा स्पाउस केस है और अच्छा जी, इनका जनाब क्वेश्चन है लुबना राना का कि जी मेरा स्पाउस केस है और कोई वेरिफिकेशन हो गई हैं और वीज़ा कब तक आ जाएगा। देखिए नॉर्मली जो है प्रायोरिटी वीज़ा तो विद इन 5 बिजनेस डेज में आ जाता होता है, और रेगुलर जो है 2 वीक्स का टाइम है। लेकिन इस वक्त जो है खास तौर पर डिपेंडेंट केसेस में मेन एप्लीकेंट का वीज़ा भी लेट हो रहा है, इवन प्रायोरिटी पे क्यों ना अप्लाई किया हो। तो अभी जो है कुछ में नॉर्मल टाइम तो 5 डेज का ही है, 5 बिजनेस डेज का, बट इस वक्त जो है वो जिन केसेस में थोड़ी सी उलझन हो जाती है 5 डेज में लग भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहे हैं वीज़े। 2 से 3 दिनों में एक स्टूडेंट जमा करवा गया, उसका वेरी नेक्स्ट डे उससे जनाब वीज़ा अप्रूवल जो है ना उसकी शुरू हो गई थी, वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24-48 आवर्स में कह लेके हो गई थी। बट नॉर्मली इस वक्त में इस पर कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, फिर भी जो है आप समझ लें कि अगर केस उलझ गया तो 2 से 4 हफ्ते भी लग रहे हैं इस वक्त। इस पर कोई इस वक्त फिक्स टाइम नहीं है रेगुलर, डिपेंडेंट केसेस में खास तौर पर, खा वो मेन एप्लीकेंट हो या उसका डिपेंडेंट हो। जी ठीक है जी, ये वीडियो ना फेसबुक पे लाइव चल रही है और ये इस पे अपडेट ही रहेगी, अब ये डाउनलोड नहीं होगी, जो भी रिकॉर्डिंग है इसके ऊपर ही रहेगी, अब दोबारा इसको खुद ही देख लीजिएगा। उसामा खान जी ठीक है, मेरा ख्याल इस इवेंट को खत्म करते हैं, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मुझे इनबॉक्स व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कॉल करके, या अपने रेलिवेंट काउंसलर से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अवेलेबिलिटी इन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच जी, गुड बाय एंड अगेन सॉरी फॉर द डिले। कैश एंड जॉब करना ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन और आगे हैं, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया, 30 मिनट होने वाले हैं। कैश एंड जॉब करना ठीक है जी, देखें सारा कुछ ठीक है, जो होता है करते हैं। पहला काम तो ये है कि आप एयरपोर्ट क्लियर करें, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो कैश एंड करने पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होती है कि जो है वो कई सारे जो है ना कैश एंड पे ज़्यादातर काम जो है वो ब्रिटिश लोग नहीं करते, जो देसी हैं वो इंडियन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, बंगाली हो सकते हैं, वो कैश एंड पे रखते हैं, और सम टाइम पेमेंट्स भी बच्चों की जो है ना वो नहीं पे करते, वो फिर थोड़ी सी ट्रबल भी हो जाती है। ये मियाँ असद आपका क्वेश्चन का आंसर था। अब ये साजिद असलम जनाब क्वेश्चन है जी, हाँ जी साजिद असलम का जो है वर्क वीज़ा है और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये साजिद ये बात फिर लंबी हो जाएगी मेरा ख्याल है, तो ये मिलते जुलते ही कुछ कई सारे क्वेश्चन कॉमन होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है आपका वर्क वीज़ा है तो इट मीन्स के फिर आपसे पास जो है आपका जॉब एग्रीमेंट, आपका कॉस्ट लेटर की कॉपी, आपके जो है वो आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉयर का नाम, आपका जॉब डेजिग्नेशन, कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपका जॉब टेन्योर क्या है,
और आपके पास रेलिवेंट, आपने डेफिनेटली वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस दिखाया होगा, वो एक्सपीरियंस लेटर्स की कॉपियाँ जो है, और जो आपने डिप्लोमाज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट दिए अपनी जॉब से रेलिवेंसी के लिए, वो चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मज़ीद जो है वो डिटेल इसके ऊपर बात फ़िलहाल नहीं हो सकती। ओके साजिद असलम, अगर आपको फिर क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें गाइड कर दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे ना कॉल करके पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं सबके जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच जी सबके जो है वो पेरेंट्स का। और एनरोलमेंट वाला टॉपिक, हाँ सॉरी वो रह गया। एनरोलमेंट के लिए मैं बता दूं कि एनरोलमेंट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने फेस जो है वो आफ्टर वीज़ा अप्रूवल करनी है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एनरोलमेंट जो है वो बिफोर वीज़ा अप्रूवल भी कर लेती हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर डिफरेंट है। आप अपनी एनरोलमेंट के लिए अपनी सबसे पहला काम ये करें कि आपका अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे लॉगिन करें, अपने डिपार्टमेंट के हेड से फौरी तौर पर राब्ते में आए, और उसके वो आपको सारा प्रोसीजर गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर है, फेस टू फेस करनी है या आप ऑनलाइन करेंगे, आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेगा। आप बेसिकली यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जब आपका वीज़ा स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट काम होता है स्टूडेंट का। अब उसकी क्लास शेड्यूल लेना है, टाइम टेबल लेना है, एनरोलमेंट करना। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल, वक्त भी ज़्यादा हो गया, और आप इस पर ना मैं आपको यही कहूँगा मुख्तसर बात कि अपनी ईमेल और जो है अपना यूनिवर्सिटी का यूज़र आईडी पासवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक्सेस में करें, ये इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा काम है अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी आपका कंसर्न जो है वो पर्सन है, आपका एचओडी है या आपका प्रोफेसर है, आपका जो भी रेलिवेंट पर्सन है उससे रब्ता करें, और उस वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एनरोलमेंट का प्रोसीजर सारा लिखा होता है, उसे फॉलो करें, ठीक है। और इसको लेकिन एनरोलमेंट मेक श्योर करें, जिन स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट हो गई उन्होंने एनरोलमेंट नहीं की तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि उनकी क्लास स्टार्ट है और उन्होंने एनरोलमेंट नहीं की। उन स्टूडेंट को तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी जिनकी यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि पहुंचेंगे, फेस टू फेस होनी है, तो उनके लिए तो ये सोल्यूशन है। बट होगा तो उन्हीं के लिए जिन्हें पता है कि यार मेरी यूनिवर्सिटी ने मना किया है कि जनाब मैं ऑनलाइन एनरोलमेंट नहीं करेंगे, आएंगे तो फेस टू फेस होगी। बट अगर स्टूडेंट को इस बात का भी नहीं पता होगा तो फिर वो ट्रबल में फंस जाएगा। एयरपोर्ट वाले इसको इस बात पर रोक सकते हैं। नहीं, ये वीजा की कंडीशन नहीं है एनरोलमेंट के लिए। आपकी डेडलाइन है तो आप एनरोलमेंट के लिए मूव फॉरवर्ड करें। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फर्क पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी बिफोर वीजा ही आपने एनरोलमेंट कंप्लीट करनी है तो आप उसको एनरोलमेंट कंप्लीट करें। एनरोलमेंट जब आपकी क्लास स्टार्ट डेट हो गई है तो इट मीन्स कि एनरोलमेंट मेक श्योर करें। अगर नहीं करनी तो एटलीस्ट अपने पास वो ईमेल रिकॉर्ड जरूर रखें, या वो यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पे भी पैटर्न दिया होता है कि आपने कैसे एनरोल होना है, उसका प्रिंट निकाल के जरूर रखेंगे। उन्होंने लिखा है कि जनाब आप अगर लेट भी हो गए तो नो वरीज, आप पहुंचेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करेंगे, देन यू विल बी एनरोल इन योर कोर्स। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, कोई ईमेल या कोई रिकॉर्ड, फिर जस्टिफाई हो जाएगी ये सिचुएशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की बात काफ़ी लंबी हो गई और बहुत शुक्रिया। बाकी जो है वो इंशाल्लाह इनबॉक्स में या कोई पर्सनल व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।